ठीक है, अच्छी बात। बाकी ये तो खैर आ ही जाता है, तो रोज ही आता है नहीं, और कोई काम धाम नहीं होगा तो जब। ठीक है, अच्छी बात अच्छी बात। और वो एक प्राणी कहाँ गया जो यहाँ बैठता है इधर? नहीं वो नहीं वो नहीं। अरे वो एक, हाँ थोड़ा काला सा है, दाढ़ी रखा है। वो यहीं यहीं बैठता है, वो इसके बगल। आजकल वायरल बहुत फैल रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं, नहीं है पर ठीक है। जेड सी की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? पीसी, वीसी बाई क्या? आरटीसी। पीसी की वैल्यू कितनी होती है? पीसी की वैल्यू बताओ। 20 ए बाई 27 बी स्क्वायर, यही है ना? वीसी की वैल्यू कितनी होती है? 3 बी। और आर की वैल्यू कितनी है? आर इंटू 8 a बाई 27 आर बी, यही आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3/8। ठीक है, ये दिख रहा है? 3/8 क्रिटिकल कंडीशन में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और जैसा कि मैंने बताया कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज़्यादा का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन? अब फोर्स ऑफ तक तो सब साफ साफ बोल रहे हैं। उसके बाद अट्रैक्शन और रिपल्शन में थोड़ा धीरे से बोल रहे हैं, है ना? कितने लोगों को लगता है कि हाई कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा? हाथ उठाओ। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज़्यादा होना मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना। और कितने लोगों को लगता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज़्यादा होना मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होना? बाकियों को क्या लगता है? बाकी लोग वही हैं जो फोर्स ऑफ पूरा बोल रहे थे, अट्रैक्शन रिपल्शन में चुप हो जा रहे। तो जैसा कि फोटो मैंने बनाया था, तुमने देखा होगा कि जो ये आइडियल गैस वाली लाइन थी, और अगर ये लाइन ऑक्सीजन की थी और ये लाइन मीथेन की थी, मीथेन कह रहा हूँ, अमोनिया, अमोनिया और ऑक्सीजन, बस दो ही स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। क्या कोई ये देख के बता सकता है कि अमोनिया का जेड ज़्यादा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या ऑक्सीजन का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज़्यादा? हाँ, किसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज़्यादा है बे? अरे ग्राफ देख के नहीं बता पाते हो? ऑक्सीजन का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज़्यादा है, दिखाई दे रहा है ना? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन में या अमोनिया में? अमोनिया में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा? कम होगा। समझ में आता है? तो हाई कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मतलब है हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या हाई फोर्स ऑफ रिपल्शन? हाँ, हाई फोर्स ऑफ रिपल्शन। और हाई फोर्स ऑफ रिपल्शन का मतलब है गैस को इजीली कंप्रेस किया जा सकता है या मुश्किल से कंप्रेस होगा? मुश्किल से कंप्रेस होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जिस गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज़्यादा होगा उस गैस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी बे? कम होगी, है ना? उस गैस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? कम। अब ये थोड़ा सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है ना? मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो फैक्टर ज़्यादा होता है वो उसके अंदर वो टेंडेंसी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो ज़्यादा होता है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो अगर किसी गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज़्यादा है तो उस गैस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? कम होगी। ऑक्सीजन को इजीली कंप्रेस किया जा सकता है या अमोनिया को भी? अमोनिया को इजीली कंप्रेस किया जा सकता है। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसका ज़्यादा है? ऑक्सीजन का। समझ में आ रहा है ना? लिक्विड अमोनिया सुना है तुम लोगों ने, पर लिक्विड ऑक्सीजन सुना है क्या? इतना इजीली नहीं मिलता है। लिक्विड ऑक्सीजन भी होता है पर उतना इजीली अवेलेबल नहीं होता जितना कि लिक्विड अमोनिया होता है। समझ में आ रही है बात? तो अगर क्रिटिकल कंडीशन में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 3/8 है, ठीक है, और किसी एक कंडीशन में
कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 2/8 और किसी एक कंडीशन में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 4/8। ये तीन कंडीशन दे रखी है, 2/8, 3/8 और 4/8। 2/8 को अपन 1/4 भी लिख सकते थे, पर कंपेयर करने के लिए मैंने इसको 2/8 लिखा, और 4/8 को 1/2 भी लिख सकता था मैं, पर फिर से कंपेयर करने के लिए मैंने उसको 4/8 लिखा। किस केस में कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है, 4/8 के केस में या 2/8 के केस में पे? हाँ, फिर से 2 और 4 धीरे से बोल रहे हैं और 2/8 सभी लोग तेजी से बोल रहे हैं, तो मैं एक्चुअली में समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ पे ज़्यादा होगा। कितने लोगों को लगता है कि 2/8 के केस में कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी, और कितने लोगों को लगता है कि 4/8 के केस में कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी? तो बाकियों को क्या लगता है? कितने लोग लगता है तीनों ही केस में कंप्रेसिबिलिटी बराबर होगी? डरो मत, हाथ उठाओ। तुम्हारा ही सही है। अभी जस्ट बताया मैंने, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज्यादा होगा तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? कम होगी। 4/8 यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज्यादा है, ऑब्वियसली दिख रहा है ना। तो जो कंप्रेसिबिलिटी होगी वो क्या होगी बेम? ये फर्स्ट वाले केस की ज़्यादा होगी सेकंड वाले केस से, और फिर थर्ड वाले केस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? सबसे कम। ठीक है। अगर कभी किसी का z की वैल्यू निकाला जाए और 3/8 से ज़्यादा आ जाए, मतलब वो ज़्यादा कंप्रेसिबल है कि कम कंप्रेसिबल? कम कंप्रेसिबल है एज कंपेयर टू क्रिटिकल कंडीशन। उस कंडीशन में वो गैस में होगा कि लिक्विड में होगा वे? गैस में। और अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 3/8 से कम आ जाता है, इसका मतलब कि क्रिटिकल कंडीशन से भी ज़्यादा कंप्रेसिबल है। इसका मतलब कि वो किस फॉर्म में होगा? लिक्विड के फॉर्म में होगा। समझ में आ रही है बात? वह समझ में आ रहा है ना? ठीक। देखो। हाँ, कौन सर बोला बे? तू पूछ। कौन पूछ रहा था कुछ? ठीक है, लिखो। बॉयल टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर में ये बॉयल टेम्परेचर नहीं बे, ये वाला बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है। बॉयल टेम्परेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? टीवी से। ठीक है। कोई बॉयल टेम्परेचर की डेफिनेशन बता सकता है क्या, क्या होती है? वैल्यू नहीं। हाँ बता। ठीक है, बैठ जाओ। आधा सही बताया इसने। लिखो। द टेम्परेचर अबव विच द टेम्परेचर above which any real gas any real gas follows ideal gas equation. Any real gas follows ideal gas equation over over a long range of pressure, over a long range of pressure, over a long range of pressure called boil temperature. बॉयल टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है वो कितने के बराबर होती है? A/RB के बराबर। ठीक है। A/RB के बराबर। अब एट, मतलब उस टेम्परेचर और उस टेम्परेचर से ऊपर जो गैस होती है, अगर उस टेम्परेचर पे आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, तो उस टेम्परेचर से ऊपर फॉलो करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। ठीक है, बिल्कुल करेगी। एक बॉइल्ड एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर या जिस पर कोई भी रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है ओवर द लॉन्ग रेंज ऑफ प्रेशर, एक एक सफिशिएंट रेंज ऑफ प्रेशर में काम करना शुरू कर देती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? बॉयल टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है। और बॉयल टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है? A/RB के बराबर। ठीक है। तो बॉयल साहब ने टेक्निकली क्या किया था?
ध्यान से सुन। रियल गैस को लिया था, जैसे कोई भी रियल गैस ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, CO2 ले लिया, CO2 ले लिया, और इसके लिए इसको एक कंटेनर में बंद किया, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पहले स्टार्टिंग 0 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू किया, और इस पे प्रेशर को बढ़ाया। तो पहले 1 atm रखा, फिर 1.5 atm, फिर 2 atm, फिर 2.5, ऐसे प्रेशर धीरे धीरे बढ़ा के प्रेशर की अलग अलग वैल्यू निकाली, P1, P2, P3, P4, P5, P6 और एंड सो ऑन, ठीक है। और इस पॉइंट पे V1, V2, V3, V4, V5 एंड सो ऑन ऐसे निकाला, और फिर उसके बाद क्या किया, इन सबको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो जब प्रेशर को बढ़ा रहे थे तो वॉल्यूम क्या हो रहा था बे? अरे प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो रहा था? घट रहा था। और जो पीवी की वैल्यू थी वो क्या आ रही थी? कांस्टेंट नहीं आ रही, ठीक है। वो वैरी कर रही थी, जो फोटो बनाया था, याद आ रहा है तुम्हें? हाँ, उस हिसाब से वैरी कर रहा था। शुरू में घटा, फिर बाद में क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि पीवी कांस्टेंट है कि नहीं है बे? नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे सारे ग्राफ बना, ठीक है। और पीवी की वैल्यू निकाली, कांस्टेंट आ रही थी कि नहीं आ रही थी? नहीं आ रही, ठीक है। फिर ऐसा ही 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबका प्रेशर और वॉल्यूम निकाला, फिर 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाला, और ऐसे एक एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के सबका पीवी की वैल्यू निकाल रहा था, ठीक है। और हर एक टेम्परेचर पे पीवी क्या आ रहा था? कांस्टेंट नहीं आ रहा था, ठीक है, वेरी कर रहा था, चेंज कर रहा था। पर एक ऐसा टेम्परेचर आया, है ना, एक कोई टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर के बाद से जब प्रेशर को बढ़ा रहे थे तो पीवी की वैल्यू क्या आ रही थी? कांस्टेंट आ रही थी। उन्होंने कहा कि पीवी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, मतलब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। ये रूल तभी सही है जब उस गैस का टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर जिसको उन्होंने उस टाइम पे क्या बोला, बॉयल टेम्परेचर बोला, कि इस टेम्परेचर से ऊपर अगर रखेंगे तभी पीवी क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। और उस टेम्परेचर को उन्होंने क्या नाम दिया? बॉयल टेम्परेचर। और हर गैस के लिए बॉयल टेम्परेचर क्या आ रहा था? अलग अलग आ रहा था। हर गैस के लिए वो बॉयल टेम्परेचर अलग अलग आ रहा था। और बाद में जब आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव हुआ, उसके बाद रियल गैस इक्वेशन डिराइव हुआ, फिर वंडरवाल कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू पता चली, आर की वैल्यू पता चली, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली गई, तो देखा गया कि जो जो ये बॉयल टेम्परेचर उन्होंने आइडियल गैस इक्वेशन से पहले बताया था, वो बॉयल टेम्परेचर हर गैस का इस फॉर्मूले को क्या कर रहा था भाई? सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। और इसलिए बॉयल साहब को क्रेडिट देते हैं हम लोग, इसलिए नहीं कि वैसे ऊपर से सब प्रेशर बैठ के दबा रहे थे तो वॉल्यूम घट गया तो पीवी बोला कांस्टेंट, ऐसे नहीं होता। उन्होंने एक्चुअली में सारे प्रेशर को बढ़ा बढ़ा के अलग अलग जगह पे वॉल्यूम निकाला, तकरीबन 3-4 हज़ार एक्सपेरिमेंट करके डेटा निकाला था, और उसके लिए उनको क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है। तो एक जो हम अपन एक कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा एक लाइन में पढ़ लेते हैं ना, वो उसके पीछे किसी साइंटिस्ट का पूरा लाइफ निकल रहा रहता है, ठीक है। इसलिए बॉयल साहब को क्रेडिट देते हैं। तकलीफ में तो नहीं हो? लिखो। एक और टेम्परेचर वैसे होता है इन्वर्जन टेम्परेचर, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है। जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है बॉयल टेम्परेचर का डबल होता है, 2A/RB के बराबर होता है। कोई ये बता सकता है ये इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है? लिखो। इन्वर्जन टेम्परेचर मैं तुम्हें बताऊं, नीट के सिलेबस में नहीं, ठीक है। फिर भी इन्वर्जन टेम्परेचर से क्वेश्चन आ जाते हैं, बिना इन्वर्जन टेम्परेचर नाम लिए। पता नहीं क्या करते हैं, थोड़े नीच टाइप के लोग हैं। बिना नाम लिए ही उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ देते हैं जो टॉपिक सिलेबस में नहीं, ठीक है। इसको हम, इसीलिए मैं उनको नीट वाले नहीं बोलता हूँ, नीच वाले बोलता हूँ। ये कौन था? ये कौन था? कौन था बेखरा? ये कौन था?
ये तूने इतना तेज बोला क्या? ठीक है, अभी कॉपी उठा के बाहर निकल। ठीक है, अभी अभी चिल्लाया तो उसने था ना, अब तुझे भी बाहर जाना है? और कौन चिल्लाया था? हाँ हाँ, तू भी करा, तू भी। क्लास का जो बेसिक एडिकेट है उसको मेंटेन करके रखेंगे, है ना? और ताकि मुझे लाइक इसे बाहर निकालना ना पड़े। क्लास में जो तुम्हारे क्लास के बाहर जो भी तुम्हारी दोस्ती और दुश्मनी है वो क्लास के बाहर ही रखेंगे, अंदर नहीं ले आएंगे। ठीक है? क्योंकि क्लास के अंदर उसको ले आओगे तो तुमको क्लास से बाहर जाना पड़े। ठीक। और एक सजेशन है, भावनाओं को थोड़ा अपने काबू में रखा करें, है ना? मैं जानता हूँ इस टाइम पे थोड़ा इमोशन कंट्रोल नहीं रहते हैं लोगों के, और इमोशन फ्लो में कुछ भी बोल जाते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि कहाँ पर हैं ये, है ना? उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। क्या? नहीं तो क्या होगा कि ऐसे में अगर मेरा इमोशंस पे से कंट्रोल छूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? जनरली वैसे छूटता नहीं है ना, पर तुम सोचो ना कितना मुश्किल होता है एक ऐसे इंसान के लिए जिसने 4 साल इंजीनियरिंग की है और उस 4 साल के दौरान उसने पढ़ाई नहीं की है, और पढ़ाई के अलावा वो सारे काम किए पढ़ाई के अलावा। और तुम तो अभी 11th 12th में पास करके निकले हो, तुमको लगता होगा कि हमसे बड़ा नीच तो कोई होगा ही नहीं, ना? हमने तो सारे काम कर लिए, है ना? सर को क्या ही पता होगा, है ना? यकीन मानो, तुम अभी शुरुआत कर रहे हो और हम वो सब करके छोड़ चुके हैं, पेडअप होके। ठीक है? हाँ। तो हमारे यहाँ पे हॉस्टल में क्या होता है, नॉर्मल बातचीत में कोई ये नहीं पूछता कि और भाई क्या हाल चाल। हाँ, तुम्हें पता है कि क्या बोल। हमारे यहाँ पे ऐसे, तो एक ऐसा इंसान जो 1 घंटे में तकरीबन 200 गालियाँ देता हो, उसको 1.5 घंटे की क्लास में बिना गाली के रहना पड़े तो थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल तो हो जाता है। और उसके बावजूद तुम्हारी जो हरकतें ऐसी हैं, इस हरकत पे तो खैर अ, गाली बनती भी है। इसके बावजूद भी मैं अपने भावनाओं को कंट्रोल करके गाली नहीं देता हूँ। ठीक है? तो अरे, कौन ताली बजा रहा है? तो तुम भी कंट्रोल कर सकते हो, है ना? ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा। तो थोड़ा कंट्रोल करना सीखे, नहीं तो क्या होगा कि फिर मेरा कंट्रोल छूटेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि गाली ना दूं, वैसे क्लास में कभी गाली दिया तो नहीं ना मैंने? गाली देने के साथ दिक्कत ये होती है ना कि फ्लो में गाली दे देता है आदमी और उसको पता नहीं चलता कि उसने गाली दिया है। ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है। एक बार दिया है मैंने। कब दिया? अच्छा, अच्छा, मन में। अब यार प्रमोद कुमार के बारे में सोचूंगा तो गाली निकलेगी, क्या कर सकते। पर तू लोग थोड़ा सा कंट्रोल में रहा करो, ठीक है? गाली वाली क्या है, क्लास के बाहर मिलो फिर बताएंगे। गाली ये कह रहा है कि अभी बताइए। कौन बोला अभी बताइए? कौन गाली सुनना चाहता है इतना? इतने अंदर से इच्छा जाग रही है कि नहीं सर एक तो दीजिए। लिखो, प्रेशर वॉल्यूम आइसोथर्म, इन्वर्जन टेम्परेचर। अरे हाँ, इन्वर्जन टेम्परेचर के बारे में बताया मैंने। इन्वर्जन टेम्परेचर वैसे तो सिलेबस में नहीं है ना? पर इन्वर्जन टेम्परेचर के से क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा लिख लेना। लिखो, द टेम्परेचर, दो डेफिनेशन है, दोनों ही लिख सकते हो पर एक ही लिखवा देता हूँ। लिखो, द टेम्परेचर above which if a gas
टेम्परेचर अबव विच इफ अ gas is expand adiabatically adiabatically नाम सुने हो, पहली बार सुन रहे हो? कितने लोग adiabatically पहली बार नाम सुन रहे हो? हाँ, तो कोई बात नहीं, उसको लिख लो, समझना नहीं है। A gas expand adiabatically, its temperature increases। एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर अगर किसी गैस को एक्सपेंड किया जाए एडियाबेटिकली, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाए? बढ़ जाए। उस टेम्परेचर को अपन कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं? इन्वर्जन टेम्परेचर। हाँ, अब इस टेम्परेचर से नीचे अगर कोई टेम्परेचर है और उस गैस को एडियाबेटिकली एक्सपेंड करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तुम लोगों ने कभी टायर से हवा निकाली है? हाँ, बहुत सारे लोग, तुम्हें शक्ल से ही लगता है कि नीचे टाइप के आदमी हो, और ये सब हरकतें तुम जरूर किए होगे, है ना? पर मेरी गाड़ी से कभी मत निकालना, ठीक है? कभी कभी, हाँ 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 हाँ, वही। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, कभी कभी ऐसा होगा कि मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा रहता हूँ, और ऐसे में अगर तुम हवा निकाल रहे होगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैं अंदर बैठा हूँ, और मैं चला दूंगा तुम्हें तब भी पता नहीं चलेगा। ऐसे में दिक्कत हो सकती है, तो हवा निकालते टाइम चेक कर लेना कि मैं हूँ कि नहीं, ठीक है? खैर, तो जब हवा निकालते हैं ना, तो तुमने देखा होगा कि जो हवा निकल रही होती है उसका टेम्परेचर आसपास के टेम्परेचर से क्या होता है? कम होता है। अगर तुमने हवा एक्चुअली में निकाली है तो ज़्यादा होता है, अगर बोल रहे हो तो फिर तुमने नहीं निकाली है, ठीक है? तो अगर तुमने नहीं निकाला है, हो सकता है ऑब्जर्व ना किया हो, तो आज जाना मेरी गाड़ी छोड़ के किसी भी हवा निकालना और देखना उसका टेम्परेचर आसपास के टेम्परेचर से कम रहता है। क्योंकि किसी भी गैस को जब एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया जाता है, जल्दी से एक्सपेंड किया जाता है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? घट जाता है, प्रोवाइडेड कि उसका टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से क्या हो? कम हो। तो अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर होगा और एडियाबेटिकली एक्सपेंड करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और एडियाबेटिक और इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे अगर टेम्परेचर होगा और उसको एडियाबेटिकली एक्सपेंड करेंगे तो उसका टेम्परेचर घट जाएगा, ठीक है? ये थोड़ा सा मतलब इसके बारे में थोड़ा बाद में समझेंगे अपन, जब एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स अगला ही टॉपिक है ना? हाँ, तो जब थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर घटता है, ठीक है? तभी समझाएंगे। और कैसे इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर होने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, हालांकि सिलेबस में नहीं, ठीक है? देखो, प्रेशर वॉल्यूम आइसोथर्म फॉर रियल गैस, और रियल गैस, अगर कोई रियल गैस है उसके लिए प्रेशर वॉल्यूम पीवी का ग्राफ कैसे बनाएंगे? वैसे मैंने पीवी का ग्राफ बनाया हुआ है पहले भी, याद होगा तुम लोग को। पर वो कौन से गैस के लिए बनाया था हमने? आइडियल गैस के लिए बनाया था, याद आ रहा है ना भाई? प्रेशर वॉल्यूम आइसोथर्म फॉर रियल गैस। अब कोई रियल गैस है अगर, उसमें एक तरफ इधर हमने प्रेशर प्लॉट कर रखा है, और इस साइड क्या प्लॉट कर रखा है? वॉल्यूम प्लॉट कर, ठीक है? जो पीवी का ग्राफ होता है वो कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन या पैरेलल टू एक्स एक्सिस? अरे कैसा ग्राफ बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पर ये कौन सी कंडीशन में ऐसा ग्राफ बनता है? जब आइडियल गैस, ठीक है, जब आइडियल गैस हो। रियल गैस के लिए भी ऐसा ही बनेगा क्या? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। जैसे अगर कोई गैस लेता हूँ मैं, CO2 गैस, CO2 गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ना, वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर मैं प्रिसाइजली बात करें तो 30.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पर मैं 31 डिग्री सेंटीग्रेड मान के चल, ठीक है? तो मान लेते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मुझे ग्राफ बनाना है CO2 का, पीवी का ग्राफ बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है? एबव बॉयल टेम्परेचर नहीं, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर बनाना, ठीक है? तो पहले वो बताओ कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पे CO2 गैस का जो पीवी का ग्राफ होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा? ये बता सकते हो? लिखो। इफ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 gas
if critical temperature of CO2 gas is 31 degree centigrade, calculate, calculate its boil temperature. अब देखो ये क्वेश्चन ना बहुत आसान सा बन जाता है, पर अगर इस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया जाए तो यही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन जाता है। जैसे सेम क्वेश्चन लिखो, एक बार एक और क्वेश्चन लिखो उसी के जस्ट नीचे, दोनों एक ही क्वेश्चन है पर दोनों का जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, देखो, इफ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 गैस इज 31 डिग्री सेंटीग्रेड, is 31 degree centigrade. Calculate the temperature above which, calculate the temperature above which CO2 gas will follow, CO2 gas will follow ideal gas equation, ideal gas equation. अब यहाँ पर जो जो अ, लिखा हुआ है ना एक्सप्रेशन, वो डायरेक्ट ये नहीं बताया कि अपने को बॉयल टेम्परेचर बताना है, बॉयल टेम्परेचर की डेफिनेशन लिख दिया। सेम यही क्वेश्चन को फिर से दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है, तीनों का आंसर एक ही होगा। मैं तुम्हें इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ना वही क्वेश्चन आता है जो क्लास में कराए रहते हैं, फिर भी बच्चे नहीं कर पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि दोनों क्वेश्चन एक ही है। एक और क्वेश्चन लिखो जस्ट ये बताने के लिए कि ये क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन। ठीक है, देखो, इफ CO2 gas cannot be liquefied, if CO2 gas cannot liquefied above 31 degree centigrade, above 31 degree centigrade, by applying pressure, by applying pressure, calculate, calculate the temperature above which the CO2 will follow ideal gas equation. अब ये क्वेश्चन भी सेम वही क्वेश्चन है और सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, बस हर बार लैंग्वेज डिफरेंट। ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये तीनों क्वेश्चन एक ही है पढ़ने के बाद भी, हाथ उठाओ पे। आई होप कि फिर सबको समझ में आ रहा, तुझे आ रहा पे? अच्छा अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ लो। बेसिक इंग्लिश है, अ, इतना तो तुम्हें आना ही पड़ेगा।
कर लिया होगा। बहुत ही आसान सा था, कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए। बड़ी अजीब बात है, मतलब इतना भी कोई खास कठिन तो नहीं था वैसे। क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना 31 ना। क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है? 8 a/27 RB, यही होता है ना। अब अगर ये 31 है तो कोई ये बता सकता है कि A/RB कितना होगा? 27/8 इंटू क्या पे 31। और A/RB कितने के बराबर होता है? TB के बराबर, यही तो होता है। ये सॉल्व करके बता कितना आ रहा है। 104.62 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आंसर है। ये कितने लोग सही से कर पाए? ईमानदारी से हाथ उठाओ। गलत है ये गलत है। यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है। जो भी टेम्परेचर अपन यूज करते हैं ना, वो किस में यूज करते हैं? केल्विन स्केल पे। तो केल्विन स्केल पे यहाँ पे कितना आएगा जल्दी से बता। 27, ये कितना आ रहा है जल्दी बोल। 304 की 314? अरे 304 ना। जोड़ना भी नहीं आता क्या? एक मिनट, ये कैसे जोड़ते हैं? 31 + 273, ये जोड़ के 314 कैसे आ सकता है? मैथ्स की जरूरत है फिर। ये कौन सी क्लास में पढ़ाया जाता है मैथ्स? सेकंड क्लास में नहीं? अच्छा, LKG में। ये 304 आया ना बे। यहाँ पे 304 लिखेंगे। अब ये जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है जल्दी से बता। ये एक्सप्रेशन कितने लोग लिखे थे? ईमानदारी से हाथ उठाओ, बता। तो कर क्या रहे थे बाकी सब में? जल्दी सॉल्व कर बता कितना आ रहा है। 3.62। तू रहन दे, मेरा मैथ्स भुलवा देंगे ये सब। कितना आ रहा है ये? 1026, यही आ रहा है ना केल्विन में? तो डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना आएगा? 753 या 853? 753 की 853? 753 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आंसर है। ये आंसर कितने लोग अपने मन से निकाल लेते? बताइए। ये भी नहीं कर पा रहे। अब ये भी छापोगे क्या बे? ये तो क्वेश्चन भी नहीं था मेरा। हाँ, पर मैंने डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा था तो डिग्री सेंटीग्रेड में बताओ। वो जो आंसर था वो गलत, उसमें 273 ऐड कर दोगे। दोनों आंसर सेम आ रहा है, तो तुझे नहीं लगता कि गलत है फिर? कभी भी टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं यूज करते हैं जब फॉर्मूले में रखना होता है, हमेशा केल्विन इसके लिए यूज करते हैं, इसीलिए बनाया गया है वो। ठीक है। तो 753 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर मैं CO2 का ग्राफ बनाता हूं तो ये कैसा ग्राफ बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। समझ में आ रही है बात? 753 पे, और ये टेम्परेचर बॉयल साहब ने CO2 का अलग से निकाला था बिना फॉर्मूले के भी। समझ रहे हो? और ऐसे ही हर गैस का उन्होंने बॉयल टेम्परेचर निकाला था और ये बताया था कि इस टेम्परेचर पे ये वाली गैस के लिए PV की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट। बॉयल साहब को इसलिए क्रेडिट देते हैं। पर अपने को जो ग्राफ बनाना है वो बॉयल टेम्परेचर पे नहीं बनाना है। कितने टेम्परेचर पे बनाना है? क्रिटिकल टेम्परेचर से भी नीचे बनाना है, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाना है। ध्यान से सुनना, ठीक है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे CO2 का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कितना है? 31, है ना? तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे CO2 जो होगा वो लिक्विड होगा कि गैस पे? अरे बोल। तो CO2 जो होगा वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी गैस ही रहता है, बस उसको थोड़ा हाई प्रेशर लगा के लिक्विफाई किया जा सकता है। ठीक है। और
अगर CO2 गैस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड होता तो ठंडियों में इधर का टेम्परेचर 10 डिग्री से कम हो जाता है। देखे हो कि नहीं देखे हो? जब सांस छोड़ते हो तो CO2 गैस निकलता है कि लिक्विड निकलता है? कह रहा नहीं सर, वो अरे वो CO2 नहीं होता है यार। तो सांस छोड़ने पे CO2 गैस के फॉर्म में निकलता है कि CO2 लिक्विड के फॉर्म में? गैस के ही फॉर्म में निकलता है, क्योंकि 180 टेम्परेचर पे अभी भी वो गैस है। हाँ ये है कि उसको प्रेशर उस पर लगाएंगे तो उसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो गैस ही होगा, पर उसका प्रेशर बढ़ाएंगे धीरे धीरे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा बे? बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। एक ऐसा टाइम आएगा, है ना, एक ऐसा टाइम आएगा, ध्यान से देख। तो गैस क्या होता है? ऐसा एक कंटेनर लेंगे इस टाइप का, और इसके ऊपर एक पिस्टन लगा रहे हैं और ऊपर से ऐसा प्रेस कर रहे हैं, पिस्टन को दबा रहे हैं। अंदर कौन सी गैस भरी है? CO2 गैस भरी। क्या ये अभी गैस के फॉर्म में है कि लिक्विड के फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। लिक्विड कौन बोल रहा है? गैस के फॉर्म। टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यही है ना बे? ध्यान से सुनना, है ना। इस क्लास में ध्यान से सुनने वालों को बहुत कमी है, सुनबे नहीं करते हैं। तो उसमें कुछ है अपने बतियाने में लगता है अरे ठीक, पढ़ाने दो, इनका बकवास तो चलता ही रहता है। हमारा काम जो है आपस में होना चाहिए, ठीक है। हमारा शाम का जो प्लान है मूवी देखने का, वो टाइम पे होना चाहिए। मूवी के साथ जो पॉपकॉर्न खाना है उसका पैसा कौन देगा वो पहले डिसाइड कर लेते। तो अभी टिकट पे डिस्कशन चल रहा था, यही चल रहा था कि क्या CO2 गैस, CO2 लिक्विड, ये सब पढ़ना है, सब कोई मतलब है? रियल लाइफ में कोई यूज है? नहीं, है ना। इसका केमिस्ट्री में भी कोई, उसका मेडिकल साइंस में भी कहीं यूज नहीं है ना। इनके दिमाग में यही चलता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सब से डॉक्टर बनने में क्या हेल्प मिलती है, ये सब से मेडिकल में क्या यूज है, इसका डॉक्टर में क्या यूज है बे? है क्या कोई यूज? बिल्कुल है ना। अगर ये सब चीजें नहीं होती तो तुम्हारे जैसे लोग भी डॉक्टर बन जाते। तुम्हारे जैसे लोगों को डॉक्टर बनने से रोकने के लिए ये सब चीजें लगाई गई, ताकि ढंग के लोग पहुंचे वहां। तो यहाँ ऊपर से प्रेशर लगाएंगे तो जो CO2 है वो गैस में रहेगा कि लिक्विड में रहेगा? शुरू में गैस में ही, पर क्या इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो एक खास प्रेशर पे जाके ये किस में कन्वर्ट होना शुरू होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगा। तो जैसे ही ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं तो यहाँ पर मान ले कि एक ड्रॉप लिक्विड का बना, है ना। ये वो पॉइंट है जहाँ पे फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ CO2 बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद से जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगा ना, तो प्रेशर को फिर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम यहाँ के बाद से बहुत तेजी से घटेगा, लेकिन प्रेशर क्या होगा बे? ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। प्रेशर ऑलमोस्ट क्या रहता है? कांस्टेंट। टेक्निकली क्या होता है ना, जब ऊपर से प्रेशर लगाना शुरू करते हैं, प्रेशर लगाना शुरू करते हैं, तो शुरू में गैस रेसिस्ट करता है, पर जैसे ही एक बार लिक्विफाई हो जाता है फिर उसके बाद बिना प्रेशर लगाए, मतलब जितना प्रेशर लगा रहे हैं उतना ही प्रेशर लगाने से ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसके बाद से जब इस गैस को हम ऐसा कंप्रेस करेंगे ना, तो यहाँ के बाद से अब यहाँ के बाद से ये धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगा, और गैस जो होगा वो गैस भी रहेगा और लिक्विड भी रहेगा। और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये पूरा का पूरा गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बन रहा है। और ये कौन सा पॉइंट है बे? फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड। यहाँ पर जब पूरा लिक्विड बन गया तो अब बता कि जब लिक्विड को दबाएंगे तो क्या लिक्विड का वॉल्यूम घटेगा कि नहीं घटेगा बे? लिक्विड मोस्टली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उसमें लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाने से लिक्विड का वॉल्यूम नहीं घटता, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर अचानक से बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वॉल्यूम में जो डिक्रीज होगा वो क्या होगा? बहुत कम होगा, बहुत थोड़ा सा रहता है। यहाँ पे जो जो ग्राफ बनता है ये ऑलमोस्ट कैसा बन जाता है? वर्टिकल बनता है। दिख रहा है ना? ऑलमोस्ट कैसा बनता है? वर्टिकल। PV का ग्राफ अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाते हैं फॉर CO2 गैस,
तो ऐसा ग्राफ बनता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। समझ में आ रही है बात? पर मैं थोड़ा हाई टेम्परेचर बनाऊं, मान ले कि मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाना चाहता हूँ, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो गैस का वॉल्यूम होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। हाई टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ग्राफ किधर बनेगा? ऊपर की तरफ। और प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम घटता जाएगा, घटता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये क्या होना शुरू होगा, लिक्विफाई होना शुरू होगा। तो क्या उतने ही प्रेशर पे लिक्विफाई होना शुरू होगा या उससे ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा फॉर द लिक्विफिकेशन? उससे ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 एटीएम लगाने से लिक्विफाई हो रहा है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़्यादा प्रेशर लगाओगे, कम प्रेशर लगाओगे? ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो और थोड़ा हायर प्रेशर पे जाके ये गैस क्या होना शुरू होगा? लिक्विफाई होना शुरू होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, और यहाँ जाके क्या होगा? फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बनेगा, दिख रहा है? और इसके बाद से जब इस गैस को ऐसा यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या बनेगा बे? लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड। और फिर उसके बाद जब ग्राफ बनाएंगे तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? वर्टिकल हो जाएगा। दिखाई दे रहा है ग्राफ? अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ऐसे ही 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाएंगे तो ग्राफ थोड़ा और ऊपर जाएगा, थोड़ा और हायर प्रेशर पे जाके लिक्विफाई होना शुरू होगा, और फिर ऐसा ग्राफ बने। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 30 डिग्री पे अगर ग्राफ बनाता हूँ, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विफाई होगा कि नहीं होगा? होगा वे। पर थोड़ा और हायर टेम्परेचर पे जाके क्या होगा? लिक्विफाई होगा। दिखाई दे रहा है? अगर 31 डिग्री सेंटीग्रेड बनाता हूँ, ऐसे कोई 31 टाइप का ले लेते हैं, तो जो ग्राफ होगा वो थोड़ा सा ऊपर होगा। 31 पे लिक्विफाई होगा कि नहीं होगा बे? 31 क्रिटिकल टेम्परेचर है, जस्ट लिक्विफाई होगा। और जिस टेम्परेचर, जिस प्रेशर पे लिक्विफाई हो रहा होगा, उस प्रेशर को हम कौन सा प्रेशर बोलेंगे? क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे। ये हमारा पीसी है। और इस टाइम पे जो वॉल्यूम होगा, ये ये कौन सा वॉल्यूम होगा? क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। और ये जो कंडीशन है, ये इस कंडीशन को हम कौन सी कंडीशन बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। इसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है? पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या ये गैस लिक्विफाई होगी कि नहीं होगी बे? 35 पे ये गैस लिक्विफाई नहीं होगी, पर पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉलो करेगी क्या? पीवी इक्वल टू एनआरटी भी फॉलो नहीं करेगी, है ना? लिक्विफाई भी नहीं होगी और वो भी फॉलो नहीं करेगी। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होगा, थोड़ा अजीब सा गंदा सा ऐसा कुछ ग्राफ होगा। एग्जैक्ट अपने को नहीं पता। ठीक है? तकलीफ में हो? तो अगर कोई पूछे कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्राफ बनाओ, तो 15 वाला बना लोगे? तो 15 वाला ग्राफ होगा वो 10 से 20 के बीच में होगा। दिख रहा है ना? ऐसा। इस टाइप से ग्राफ बने। ठीक। अगर कोई पूछे कि CO2 कहाँ कहाँ पे गैस होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा बे? गैस होगा कि लिक्विड? बहुत क्रिटिकल कंडीशन होगी, कुछ कह नहीं सकते। और इस पॉइंट के इधर क्या होगा? लिक्विड। और इस पॉइंट के इधर क्या होगा? इस पॉइंट पे। अच्छा, एक ग्राफ बनाते हैं ऐसे, एक ना ये ऐसे पहाड़ी बना लो। ये एक पहाड़ बना, ये एक पहाड़। ठीक है? ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के इधर क्या होगा? इधर लिक्विड दिख रहा है। और ये जो पहाड़ है, ये इस पहाड़ के इधर क्या होगा बे? गैस दिख रहा है। और ये जो पहाड़ है, इसके बीच में क्या होगा? लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम। दिखाई दे रहा है ना बे? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये जो पूरा ग्राफ बना है ना, इसको बोलते हैं हम प्रेशर वॉल्यूम आइसोथर्म। क्या आप लोग बनाना है? और क्या बनाना? और क्या? हाँ, ये बनाना।
छाप लिया होगा। छाप लिया होगा। वैसे मैं तुम्हें बताऊं, पहले ये पहाड़ बना लो, ज़्यादा बनाना आसान हो जाएगा। यही किया है तुम लोगों ने। कॉमन सेंस की कमी तो होगी, मुझे समझ सकता हूँ। तो पहले पहाड़ बना लेते तो बनाना ज़्यादा आसान हो। ठीक है ना? लाइक ऐसा, यहाँ क्या कह रहे हो बेटा? मैं बना के दिखा रहा हूँ कैसे बनाते। ठीक है, तो पहले एक ऐसा डॉट 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 करके और एक ऐसा एक पहाड़ी टाइप का बना। ठीक है, ये देखो ये भाव कर रहे हैं। मैं इनको एक तो बनाना सिखा रहा हूँ, वैसे हमारे ही मजे ले रहे हैं। इस टाइप से ग्राफ बनेगा, ये थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है बनाना। ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अगला वाला ऐसे। ये 31 वाला है, ये 30, 25, 20, 15, 10। ठीक है, ऐसे ग्राफ बनता है। और एक और तुम चाहो तो ये वाला ग्राफ बना सकते हो, अगर चाहो तो ये बाहर वाला 41 वाला, 35 वाला। ये पॉइंट है हमारा क्रिटिकल प्रेशर, ये है हमारा क्रिटिकल वॉल्यूम, और ये क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही बनाना, जल्दी से बनाना चाहो तो। बना लिया होगा। तो इतनी देर में 2 बार बना दिया, ये एक बार भी नहीं बना पा रहा। ये जो पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट पे लिक्विड और गैस दोनों ही इक्विलिब्रियम में रहते हैं। और इस टाइम पे यहाँ जो प्रेशर लगता है, इसको अपन वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बोलते हैं। देखो, वेपर प्रेशर। नहीं, नहीं, 753 पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना, क्योंकि 753 ही तो उसका बॉयल टेम्परेचर है, और बॉयल टेम्परेचर पे ही वो आइडियल गैस की इक्वेशन फॉलो करेगा, उससे पहले फॉलो ही नहीं करेगा। ठीक है, बना लिया ना वे? वेपर प्रेशर के बारे में कोई बताएगा? कोई भी? वेपर प्रेशर क्या होता है, कोई भी कुछ बताना चाहता? हाँ बता। तो उस टेम्परेचर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। कहाँ? हाँ तो लिखो, लिखो। द प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर ऑफ अ गैस, कोई भी लिक्विड को जब रखते हैं ना, तो यहाँ पर गैस भी होता है और क्या भी होता है, लिक्विड भी होता है।
अब ये जो गैस है, ये जो वेपर है, ये लिक्विड के सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर लगाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। लिखो वेपर प्रेशर। द प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर ऑफ अ लिक्विड, द प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर ऑफ अ लिक्विड at liquid surface at liquid surface at liquid surface नहीं बे, on liquid surface, on the liquid surface at liquid vapor equilibrium, at liquid vapor equilibrium is called vapor pressure, is called vapor pressure. Vapor pressure only depends on nature of gas and temperature. Nature of gas, nature of liquid and temperature, and temperature. एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा वेपर बनेगा कि कम वेपर बनेगा? और ज़्यादा वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ में आता है ना? अच्छा, हालांकि ये लाइन लिखवाने के बाद ही मतलब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है। अगली वाली लाइन की ज़रूरत नहीं है जो मैं भी लिखवाने जा रहा हूँ, पर क्योंकि अब ये बैच है थोड़ा सा अजीब टाइप का ही है, इसमें जो पढ़ाते हैं बस उतना ही पढ़ते हैं, उसके आगे का अपने मन से सोच भी नहीं पाते, इसलिए अगली वाली लाइन लिखवाना पड़ रहा है। लिखो, एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन। अब ये लाइन लिखवाने के बाद कि इट ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर, ये वाली लाइन का कोई सेंस नहीं बनता है, फिर भी लिखवा दो। एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन surface area of liquid, amount of liquid, and size and shape of container, size and shape of container. कंटेनर का क्या साइज और शेप है इससे फर्क नहीं पड़ता, है ना? अ, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा वे? नेचर और टेम्परेचर। अब बाकी अब ये सब पूछ रहे हैं कि सर कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेगा? सब पे, बाकी किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है? तो अगर ज़्यादा लिक्विड है किसी कंटेनर में और किसी कंटेनर में कम लिक्विड है, किस केस में ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा? बराबर होगा। और ये चीज़ तुम्हें इस ग्राफ से भी दिखाई दे रहा होगा। इस जगह पे फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बन रहा था, यहाँ पे लिक्विड बहुत कम है, एक ड्रॉप, और इस जगह पे लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बन रहा था, इस जगह पे लिक्विड क्या है? बहुत ज़्यादा है। दिख रहा है ना? कहाँ गया अभी? इस जगह पे लिक्विड क्या है? बहुत ज़्यादा, और इस जगह पे लिक्विड बहुत कम है। प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा है? बराबर। दिख रहा है ना? लेकिन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर ये क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा वेपर बनेगा कि कम वेपर पे? ज़्यादा वेपर बनेगा। और ज़्यादा वेपर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा वेपर प्रेशर। ज़्यादा वेपर का मतलब क्या है? ज़्यादा वेपर प्रेशर। मान लो कि दो लिक्विड हैं, एक एक में मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और एक में मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। किसको वेपराइज करना आसान होगा? जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है या जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है? जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है उसको वेपराइज करना आसान हो। किसके वेपर बनाना आसान है? जिसमें कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना। और अगर वेपर बनाना आसान है तो वेपर ज़्यादा बनेगा कि कम बनेगा? ज़्यादा बनेगा। और वेपर ज़्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। मतलब दो लिक्विड हैं, एक में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और एक में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम। समझ में आती है बात? अरे समझ में आ रहा है ना? मान लो दो लिक्विड हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और एक का बॉइलिंग पॉइंट कम।
जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसका वेपर बनाना आसान होगा कि जिसका वेपर बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वेपर प्रेशर बनाना ज़्यादा आसान? जिसका कम है उसका वेपर बनाना क्या होगा? आसान होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर वेपर बनाना आसान है तो वेपर ज़्यादा बनेगा कम बनेगा? ज़्यादा। तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? समझ में आता है? अरे समझ में आ रहा है ना? एक छोटा सा क्वेश्चन का। एन एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी, एन एलपी न्यू एलपीजी सिलेंडर, ए न्यू एलपीजी सिलेंडर। हाँ हाँ, वो इंडियन वाला नया एलपीजी सिलेंडर। A new LPG cylinder of volume 20 liter. A new LPG cylinder of volume 20 liter containing butane gas, butane gas at 10 atm pressure, 10 atm pressure and at 27 degrees centigrade, 27 degrees centigrade. If 100 liter of gas is used, if 100 liter of gas is used at 1 atm pressure, at 1 atm pressure, calculate final temperature inside the final pressure inside the cylinder. Calculate the final pressure inside the cylinder, assuming temperature is constant. टेम्परेचर कितना दिया था? 27 ना? एक सिलेंडर है, उसमें अभी प्रेशर कितना है? 10 एटीएम, और उसमें से कुछ गैस निकाल लिए हैं, तो तुम्हें बताना है कि अब बाद में प्रेशर कितना हो जाएगा। ठीक है, करो। मैं तुम लोग थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। मान लो कि जो फाइनल प्रेशर है वो पी एटीएम। कर। कमज़ोर दिमाग वाले इस क्वेश्चन को नहीं लगाएं। ये देखो छोड़ दिया इसने पहले। ठीक। तो लोग की बातें ख़त्म नहीं होती क्या बे? के बगल में, उसके भी बगल में, उसके भी बगल में, उसके आगे वाले दोनों। हाँ हाँ। देखो क्या होता है ना, ऐसा एक दो बार बात करना मैं अलाउड कर देता हूँ। ऐसे क्लास में छोटा मोटा बात तो करते ही रहते हैं, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। पर जब से क्लास चल रही तब से ही लगातार बतियाओगे तो फिर ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। ठीक है? तो तुम छः में से कोई भी इंसान अगर ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे सुना दे तो उसको मैं बैठा दूंगा। तो तू ऐसा करो, तू पहले वो क्वेश्चन पढ़ जो अभी मैंने बोला। कौन सा गैस? हाँ हाँ। ठीक है, क्वेश्चन तो लिखा है तूने, सबने क्वेश्चन लिखा है। ठीक। तो तुम में छः में से कोई भी इंसान ये बता सकता है
कि अगर एक कंटेनर में वाटर रखा हो और एक कंटेनर में अमोनिया रखा हो और दोनों सेम टेम्परेचर पे रखे, ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो, एक कंटेनर में लिक्विड अमोनिया है और एक कंटेनर में लिक्विड वाटर, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? अभी क्लास में बताया मैं, तुम्हारी हेल्प के लिए मैं बता देता हूँ। किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? क्यों बे? अमोनिया का वेपर प्रेशर क्यों ज़्यादा होगा? और ये इतना बड़ा बेशरम है, इसको अभी खड़ा किए हैं बात करने के लिए, बात मत कर, तो ये अभी खड़े खड़े बतिया रहा, बात नहीं कर रहा था, मतलब ऐसे ही हम तो देखे ही नहीं। क्या नाम है तेरा? अरे क्या नाम है? हाँ। हाँ। अरमान। तुझे क्या लगता है यहाँ अरमान लिखा हुआ है? बैठ जाओ। कुछ तो लड़कों वाली हरकतें कर लेते तुम लोग। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल पाए? चलो देखते हैं। एक सिलेंडर है, वॉल्यूम कितना है इसका बे? पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अरे पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़े हो? तो एन की वैल्यू कितनी बराबर होगी? पीवी बाई आरटी, यही आएगा। ये बताओ इनिशियली प्रेशर कितना है? 10। और इनिशियली वॉल्यूम कितना है? 20 बाई क्या? आरटी। ये क्या लिखा हुआ है? इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इनसाइड द सिलेंडर, यही होगा ना वे? अब कितना गैस यूज किया गया है? 100 लीटर। और उसका प्रेशर कितना था? 1। तो इतना गैस यूज किया गया, दिख रहा है? ये पहले था और ये यूज कर लिए, तो कितना बचा होगा? जोड़ोगे या घटाओगे? अबे जोड़ो घटाओगे? घटाएं। और बाद में प्रेशर कितना हो गया? पी, हमने माना, ठीक है। और बाद में वॉल्यूम कितना हो गया? अच्छा तुमने देखा होगा कि सिलेंडर में से जब गैस यूज करते जाते हैं तो सिलेंडर पिचकता जाता है, देखा? सिलेंडर नहीं पिचकते। तो वॉल्यूम अभी भी कितना रहेगा बे? 20। प्रेशर घट जाएगा और बाई क्या बे? आरटी, है ना? यही आएगा। क्या इसको सॉल्व करके कोई पी की वैल्यू बता पाया आज तक? कितना आ रहा है? जल्दी से बता सॉल्व करके। अरे पी की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 ATM। क्या? 5 ATM। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये आंसर अपने मन से सही से निकाल पाए? ये भी नहीं निकाल पा रहा, तो क्या ही करेंगे, खैर, पर ये गलत है। जो आंसर होगा वो 10 ATM। अभी भी ये कितने लोग सही सही सोच पाए थे? 10 ATM प्रेशर होगा। और ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि 10 ATM होगा? एक बात बताओ, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी के अंदर गैस भरा होता है कि लिक्विड? गैस ही रहता है पर अंदर उसके लिक्विड रहता है, ठीक है। ये जो सिलेंडर है इसके अंदर गैस रहता है, पर वो किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो अंदर जब लिक्विड है तो फिर प्रेशर कैसे हो सकता है बे? लिक्विड का प्रेशर होता है क्या? बिल्कुल होता है। लिक्विड का यहाँ पे कुछ वेपर तो बनेगा ना, और ये जो वेपर बनता है इसी वेपर की वजह से क्या जनरेट होता है? प्रेशर जनरेट, ठीक है। तो अब ये नॉब ऐसा ओपन करके और इसमें से कुछ गैस निकाल लेंगे, तो यहाँ पर गैस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ गैस क्या हो जाएगी बे? कम हो जाएगी। और गैस कम हो जाएगा तो गैस का प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम। और ऐसे में जो कुछ लिक्विड है
ये यहाँ पर वेपराइज होगा और वापस से गैस का अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ताकि जो वेपर प्रेशर है वो क्या बना रहे, कांस्टेंट बना रहे। ठीक है, तो ऊपर से ऐसा गैस निकालेंगे। ठीक है, और ये जो गैस होता है ये वापस से बनता जाएगा ताकि यहाँ पे प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर 100 लीटर यूज़ कर भी लेंगे तो भी बाद में प्रेशर कितना रहेगा, 10 ही एटीएम रहेगा। तकलीफ में हो, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या लिक्विड के अमाउंट पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, अभी जस्ट लिखवा है। ठीक है, और इसीलिए तुमने देखा होगा कि जब सिलेंडर नया नया आता है तो उसका प्रेशर ज़्यादा रहता है तो गैस ज़्यादा तेज़ी से जलता है। ठीक है, लेकिन जब थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो गैस का जो फ्लेम का रेट है वो क्या हो जाता है वे, धीमे हो जाता है। देखा है कि नहीं देखा है तो लोगों ने, ये कब होता है वे? ऐसा कुछ नहीं होता, पता नहीं कहाँ से देख लिया, फ्लेम कम नहीं होता वे। तो अभी नया नया सिलेंडर आया वो भी उतना ही तेज जलता है जितना एक हफ्ते पुराना सिलेंडर, सब में फ्लेम इक्वल रहता है। ये कुछ में भी हाँ बोलते हैं। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ तो मान भी लोगे? मैंने तो ये भी बोला था कि सिलेंडर में से गैस निकलता है तो गैस सिलेंडर पिचकता जाता है, तब तो तुम नहीं माने। जो ऑब्जर्वेशन होता है वही बोला करो, ये सब में हाँ हाँ मत बोला करो। अच्छा, ठीक है, ध्यान से सुना करेंगे मेरी बात, है ना? मेरे बोलने के टोन पे नहीं जाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे। जरूरी नहीं कि मैं जो बोलूँ यहाँ पे सब सही बोलूँ, अपना दिमाग लगाएंगे। नया नया सिलेंडर आता है वो ज़्यादा तेज जलता है कि कुछ दिन पुराना हो जाता है वो ज़्यादा तेज जलता है? दोनों सेम रेट से जलते हैं बे, और दोनों सेम रेट से जलते हैं। इसका वजह भी यही है कि गैस निकलने के बाद भी यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो सेम प्रेशर से गैस निकलती है, इसलिए बर्नर की स्पीड हमेशा ही क्या बनी रहती है, सेम बनी रहती है, क्योंकि यहाँ से लिक्विड धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, है ना? और यहाँ वेपर धीरे धीरे बनता जाएगा, लिक्विड धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्रेशर हमेशा क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। और जब तक इस सिलेंडर के अंदर एक ड्रॉप भी लिक्विड का बचा हुआ है ना, और इसमें गैस है और एक भी ड्रॉप है, तब तक इसमें प्रेशर क्या रहेगा वे, कांस्टेंट रहेगा और गैस उसी स्पीड से जलता है। लेकिन जैसे ही आखिरी ड्रॉप ऑफ लिक्विड खत्म हो गया, अब इसमें सिर्फ क्या बचा, गैस। तो अब यहाँ से गैस निकालेंगे तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और अब गैस का जो बर्नर होगा वो धीमी स्पीड से जलना शुरू हो जाता है। और इसीलिए 1-1.5 महीने बाद जब अंदर का लिक्विड खत्म हो जाता है, जब तुमने देखा होगा तो अब गैस का बर्नर का स्पीड धीरे से कम हो जाता है। अब देखा है कि नहीं देखा है वे? अब तो बोलो कि हाँ भाई होता है ऐसा, उसमें भी नहीं मान रहा। तो अब गैस का स्पीड कम हो जाता है, और उसका रीजन ये नहीं कि अंदर से गैस खत्म हो गया, उसके रीजन है कि अंदर का क्या खत्म हो गया बे, लिक्विड खत्म हो गया। तो मम्मी बोलती है कि ये अंदर का गैस खत्म हो गया, एक्चुअली में गैस खत्म नहीं हुआ है, अंदर में लिक्विड खत्म हो। और जब तक अंदर का प्रेशर 1 एटीएम नहीं होगा तब तक इसमें से गैस निकलती रहती है, और एक टाइम बाद जब अंदर का प्रेशर भी 1 एटीएम हो जाएगा, बाहर का प्रेशर भी 1 एटीएम, तब इसमें से कोई गैस नहीं निकलती, तो फाइनली बर्नर बंद हो जाता है। ठीक है, अब उसमें भी कुछ लोग दिमाग लगा देते हैं, उसको ऐसा लेटा देते हैं। तो इसको लेटाने से क्या होता है कि अचानक से इसमें गैस कैसे आ जाती है ये नहीं समझ में आता। इसको लेटाने से इसमें गैस नहीं आती है, एक्चुअली में ब्यूटेन गैस जो होती है वो भारी होती है। ठीक है, अरे कहाँ चला गया था, इतना कुछ ज़्यादा ही लेटा दिया। ब्यूटेन गैस जो होती है वो भारी होती है, तो अगर मैं इसको ऐसे लेटा देता हूँ तो ऐसे में जो ब्यूटेन गैस है वो अब आराम से इसमें से निकल जाती है। ठीक है, और सिलेंडर ऐसे लेटाने से भारी होती है, उस वजह से निकल जाता है क्योंकि ब्यूटेन भारी होती है। ठीक है, और कुछ लोग और उसमें मान होते हैं, मतलब मिडिल क्लास वाले लोग पूरा ही इसमें से जितना भी गैस है पूरा ही निकाल लेते हैं। वो क्या करते हैं, मम्मी लोग गर्म पानी उसमें डाल देते हैं, है ना? तो इसके ऊपर हाँ गर्म पानी डाल दो तो फिर इसमें से गैस निकलने लग जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो भले ही उन्होंने गैसेज लॉ नहीं पढ़ा है पर यूज़ करना आता है सब। ठीक है, तो ये बताओ, क्या इसमें से क्या इसमें से गैस निकलता रहेगा, है ना? तो इसका प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा भाई? प्रेशर जब
अंदर एक भी ड्रॉप लिक्विड रहेगा तब कम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा भी तो हो सकता है यार कि 100 लीटर गैस यूज किया और अंदर का लिक्विड खत्म हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता था, तब तो प्रेशर घट ही जाता। और इसीलिए न्यू एलपीजी सिलेंडर लेते हैं। न्यू एलपीजी सिलेंडर का मतलब उसमें लिक्विड पूरा भरा हुआ, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अगली क्लास में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे, और अगली क्लास में, पहली जो क्लास है थर्मोडायनेमिक्स